नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आज मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। मुंडका के दादा भैरव मंदिर पहुंचे हैं परवेश वर्मा। वो अपने पिता की भी समाधि स्थल पर पहुंचे। परवेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के विजन को अब आगे बढ़ाना है। दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर राजधानी बनाने का वादा भी किया। देखिए ये तस्वीरें परवेश वर्मा की। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से उन्होंने हराया है और उसके बाद अब आज पहुंचे हैं भैरव मंदिर। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अपने पिता की समाधि स्थल पर भी पहुंचे। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंडका के दादा भैरव मंदिर में जब पूजा अर्चना की उस वक्त की तस्वीरें भी, और जब अपने पिताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे वहां पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों तस्वीरें, साथ ही परवेश वर्मा का वादा ये कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसे आगे बढ़ाना है। तो क्या परवेश वर्मा मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे? ये भी अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो रेस में हैं मुख्यमंत्री बनने के दिल्ली के। तो देखिए सवाल यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री को लेकर जो 5 नाम चर्चा में हैं उसमें सबसे ऊपर नाम है परवेश वर्मा का। परवेश वर्मा के अलावा और कौन कौन? परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता के नाम की चर्चा है। मतलब ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप मुख्यमंत्री पद की रेस में काउंट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के मुताबिक तय होगा नाम कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इस बीच परवेश वर्मा पर लगातार लाइमलाइट बनी हुई है। पूरा जो फोकस है वो एक तरह से शिफ्ट होता हुआ परवेश वर्मा की तरफ नजर आ रहा है। और आज सुबह से भी हम परवेश वर्मा को लगातार देख रहे हैं। कभी वो मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं तो कभी अपने पिता, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साहिब सिंह वर्मा, उनके समाधि स्थल पर भी पहुंचे। तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, कौन कौन से वो नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं वो हमने आपको बताया। लेकिन क्यों इनके नाम की चर्चा हो रही है, तो देखिए वो वजह और कारण भी आपको बताते हैं। एक एक कर इन सब चेहरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और अहम नाम, जिनकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई, परवेश वर्मा। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा चर्चा में इस वजह से भी है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि अहम चेहरा थे आम आदमी पार्टी का, या वही चेहरा थे आम आदमी पार्टी का, उनको उन्होंने हराया। लेकिन देखिए ये तमाम वजहें हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराया, सबसे बड़ी और अहम वजह। लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा भी है वो। संघ और संगठन के बहुत करीबी हैं और अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों के जाट वोटरों तक भी एक अहम मैसेज जाएगा अगर परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना जाता है। बिल्कुल। तो पहला नाम परवेश वर्मा का और दूसरा सतीश उपाध्याय का। ये रेस में क्यों है, इनका जिक्र क्यों हो रहा है? वजह देखिए। दिल्ली में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है सतीश उपाध्याय। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव की अगर बात की जाए तो वो एक्सपीरियंस भी इनके पास है और संगठन के सीनियर नेताओं के करीबी माने जाते हैं। इसलिए सतीश उपाध्याय का नाम भी रेस में आप मान सकते हैं। जी और अगला चेहरा है विजेंद्र गुप्ता का। देखिए ये बहुत अहम चेहरा है क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली बीजेपी के। बीजेपी का एक बड़ा वैश्य चेहरा भी है, वैश्य समाज से आते हैं। लेकिन उसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं दिल्ली बीजेपी के, और इस वजह से भी एक बड़ा चेहरा है। 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में भी वो चुनाव जीते थे क्योंकि वो तब भी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रोहिणी से लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है। संघ और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और इस वजह से भी वो एक अहम चेहरा हो सकते हैं। वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली बीजेपी के। बिल्कुल। लेकिन एक और चेहरा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आशीष सूद। ये रेस में क्यों है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है आशीष सूद। जनकपुरी सीट पर बड़े अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की कई सीटों पर इनका असर है और पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। केंद्रीय नेताओं के साथ इनके भी करीबी संबंध हैं। तो आशीष सूद भी रेस में माने जा रहे हैं, गिने जा रहे हैं। जी और एक और नाम जितेंद्र महाजन। ये रेस में क्यों हैं, इनकी चर्चा क्यों हो रही है, क्या क्या वो मुद्दे हैं जो उनके पक्ष में जाते हैं, आपको एक एक कर बताते हैं। बीजेपी का दूसरा बड़ा वैश्य चेहरा है।
इसके अलावा उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर इनका असर है, यानी काफी बड़ा क्षेत्र है जिसमें उनका असर है। आरएसएस के बहुत करीबी नेताओं में से एक हैं, यानी आरएसएस के जो करीबी नेता हैं दिल्ली में, उनमें से एक हैं जितेंद्र महाजन। पहले भी दिल्ली से विधायक रहे हैं और पार्टी के पुराने और समर्पित नेता हैं, यानी पार्टी में लगातार काम करते रहे। तो पुराने और समर्पित नेता हैं दिल्ली बीजेपी के लिए एक अहम चेहरा है जितेंद्र महाजन, और इस वजह से वो रेस में है। बिल्कुल। और देखिए, तो ये संभावित चेहरे जो हैं उनका पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल राजनीति के जानकारों के बीच पीएम के एक बयान को लेकर चर्चा है। और वो बयान कौन सा है? वो बयान है पूर्वांचलियों से जुड़ा हुआ। उन्होंने पूर्वांचलियों को जीत की बधाई देते हुए जिस बात का जिक्र किया वो जरा सुनिए। मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जाहिर सी बात है दिल्ली बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं और दिल्ली से जुड़े हुए बाकी भी बीजेपी के जो नेता हैं, उनके मन में भी ये सवाल इस वक्त दौड़ रहा है। और दिल्ली में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। ये बड़ा सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसके क्या सांकेतिक मायने हैं और उसमें क्या पढ़ा जा रहा है, देखिए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से सांसद होने के नाते अपनेपन का एक रिश्ता है पूर्वांचल से। उन्होंने खास तौर पर अपने उस पूरे भाषण में पूर्वांचल पर जोर दिया। पूर्वांचल के लोगों ने विश्वास के रिश्ते को नई ऊर्जा दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल के लोगों को पूर्वांचल के सांसद के नाते विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूं। जी हां, लेकिन इन संकेतों से क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, आइए आपको यह भी बताते हैं। पूर्वांचल के नेता को क्या दिल्ली की कमान मिलने जा रही है, इस ओर इशारा है क्या संकेत के मायने ये निकाले जा सकते हैं? बयान के मायने क्या है, आइए समझते हैं। दिल्ली में करीब 30% पूर्वांचली हैं। 6 पूर्वांचली उम्मीदवारों में 4 ने जीत दर्ज की है। इसी साल बिहार के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए संकेतों को इन सारे समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यह भी आपको बता दें, 14 फरवरी के बाद शपथ समारोह होगा, ये जानकारी मिल रही है। यानी जल्द ही नाम तय कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो भी होगा उसका शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से वापस लौटेंगे उसके बाद होगा। 10 फरवरी से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो वापस आने के बाद 14 फरवरी के बाद शपथ समारोह होगा। शपथ समारोह में सभी एनडीए नेताओं को बुलाया जाएगा। तो एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन 14 फरवरी के बाद होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल। और देखिए, मुख्यमंत्री पद की रेस का हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार गठन पर कल शाम पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक हुई थी। आज विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। ये अहम खबर सामने आ रही है। कल शाम पार्टी हेडक्वार्टर में एक अहम बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल थे इस बैठक में। और आज विधायकों से जेपी नड्डा मिलने जा रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, आज की बैठक में क्या हो सकता है? देखिए, कल शाम जो बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लंबी बैठक हुई। ये बैठक 2 हिस्से में हुई। पहला जो हिस्सा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बी एस संतोष थे और साथ ही साथ दिल्ली के जीते हुए जो दिल्ली के 7 जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री ने उन सभी सांसदों को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ जो शपथ ग्रहण की तैयारी है उसको लेकर चर्चा की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो एक अहम बैठक की गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ, उनकी एक क्लोज डोर मीटिंग हुई जिसमें
में जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर चर्चा हुई कि उसको भव्य बनाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता आई है। और ऐसे में चर्चा ये भी हुई कि किसी बड़े ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा, और संभावना इस बात की है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और चूंकि शपथ ग्रहण समारोह में जो तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उन सबको बुलाया जाएगा, एनडीए के बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा। तो ऐसे में जो पार्टी जीरोइन कर रही है वो रामलीला मैदान पे कर रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री चूंकि विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया फ्रांस और अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि इसकी तैयारियों के लिए भी समय चाहिए और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पे जाने के पहले समय बहुत कम है। और एक बात और हम आपको बता दें कि आज शाम को जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने सभी जो बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं उनको बुलाया है, उनके साथ बैठक करेंगे। एक तरफ तो उनकी तारीफ भी करेंगे, पूरे संगठन की तारीफ करेंगे, और साथ ही साथ कहीं न कहीं उनका एक मन भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नई सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, और अगर सीएम कैंडिडेट को लेकर भी उनसे अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे से जब लौटेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। एक तो बड़ी खबर ये, और दूसरा आज विधायकों से बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात भी होनी है। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, ये है बड़ा सवाल। इन बैठकों से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, किन नामों की चर्चा हो रही है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ तो कौशल कांत मिश्रा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत है सर। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अहम सवाल, कौशल कांत मिश्रा जी, चेहरे तो बहुत हैं, रेस में भी बहुत सारे चेहरे हैं जो आगे चल रहे हैं और बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है, कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कौन होगा चेहरा ये सवाल है। तो कौन से मुद्दे हैं जिन पर नाम को फाइनल किया जाएगा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पक्ष में जाएंगे जो चेहरा होगा? देखिए, एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें कि विधायक दल की बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व उनके साथ बात करेगा जैसा आप लोग खुद बता रहे हैं, और उसके बाद एक नाम डिसाइड कर दिया जाएगा। और ये परिपाटी कोई नई परिपाटी नहीं है, हर जगह यही परिपाटी होती है, और उसी परिपाटी पे चलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को डिसाइड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को, आप लोगों को और सभी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत की, दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सरकार को बदला है जो 11 साल से जो भी कर रही थी उसी का शायद उन्होंने पनिशमेंट दिया है, सजा दी है, क्योंकि ये बधाई के पात्र दिल्ली वाले हैं, ना कि ठीक है, बधाई के पात्र दिल्ली वाले हैं। लेकिन कौशल कांत जी ये तो बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लाइमलाइट है, जो फोकस है, वो परवेश वर्मा की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए उनके अगर आप बयानों को भी डिकोड करने की कोशिश करें, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो दिल्ली में लागू करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर, साफ राजधानी बनाएंगे। तो मतलब बयानों से भी कुछ संकेत तो मिल रहे हैं, और वैसे भी नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने मात दी है। तो आपको लगता है कि वो सबसे मजबूत उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद? प्रवेश शर्मा जी की जीत बहुत बड़ी जीत है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हराया है। वो साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं। और मुझे लगता है कि जहां तक रही प्रधानमंत्री के विजन को दिल्ली में लागू करने की, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वही चाहता है कि दिल्ली सुधरे, दिल्ली दुनिया की सबसे बेहतर राजधानी हो। तो अटकलों से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति नहीं होती है जी। आप ये समझिए कि जो सिस्टम है, जो जैसे होता है, सब डिसीजन होगा, लोगों से बात होगी, चर्चा होगी, संगठन अपना काम करेगा, शीर्ष नेतृत्व के आदेश से कौशल जी, सीएम का कौशल जी, जाहिर सी बात है प्रक्रिया तो यही होगी, लेकिन उस प्रक्रिया में नाम कौन से होंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे जो पक्ष में जाएंगे, जिसको चुना जाएगा, इस पर तो इस वक्त दिल्ली का हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। इस वक्त तो मीडिया भी चर्चा करेगा और हम सवाल भी पूछेंगे। तो आप भी अपना पक्ष, आप भी तो कार्यकर्ता हैं, आप भी तो नेता हैं, तो आप भी तो सोच रहे होंगे ना कि कौन होगा, इसलिए यही सवाल है। हर्षवर्धन जी, कौशल कांत जी, जाहिर सी बात है पार्टी के बहुत सारे बंधनों से बंधे हैं तो वो सीधे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या परवेश वर्मा हो सकते हैं? क्या वो सबसे फ्रंट रनर हैं या नहीं? कोई अलग चेहरा होगा जो बीजेपी की हमने इससे पहले परिपाटी देखी है कि कुछ ऐसा एक नया चेहरा निकाल कर लेकर आएंगे, कुछ एक ऐसा नया समीकरण होगा जिसके बारे में सोचा नहीं गया होगा? मेरा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचली अपने को सांसद बना दिया, तो एक उससे कयास लग रहे हैं। वैसे भी जो दिल्ली की डेमोग्राफी है उसके लिहाज से देखें तो पंजाबी जो मतदाता है, वैश्य मतदाता है, जाट गुजर मतदाता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो कई बार होता क्या है कि जब आपको ऐसी बड़ी जीत मिलती है तो आपके साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो नहीं है।
परवेश वर्मा निश्चित तौर पर अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीधे सीधे हरियाणा में जो जाट विरोध है, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह से नहीं आता, उसको एक अपने आप एक नेता दिखेगा, बड़ा नेता दिखेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिखेगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो राजस्थान है, तो एक तरह से कहें कि ये पूरा जो सर्किल है वो जाट डोमिनेंस वाला जो राजनीति के लिहाज से उसको एक संदेश जाएगा। परवेश वर्मा ने ताकत लगाकर पूरी शक्ति से पूरी पार्टी लड़ी, संगठन लड़ा, संघ लड़ा, अमित शाह ने पूरी व्यूह रचना की, लेकिन नई दिल्ली सीट पर जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल को घेरते दिखे वो कमाल की रणनीति थी और अरविंद केजरीवाल उसमें ट्रैप हुए। तो पूर्व मुख्यमंत्री को हराया, एक तरह से मुख्यमंत्री को हराया, तो उनकी सबसे बड़ी दावेदारी बनती है। और उसके अलावा जो नाम आते हैं वो भी, और एक बड़ी जो अभी तक जो नाम आए हैं उसमें जो सबसे अच्छी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में जमीन से काम करने वाले नाम, जैसे मैं देख रहा था कि अभी अब चाहे आशीष सूद का नाम हो, जितेंद्र महाजन का नाम हो, विजयन गुप्ता हो, सतीश उपाध्याय, ये चारों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यहां तक की राजनीति। हर्षवर्धन जी, लेकिन चर्चा तो लवली के नाम की भी हो रही है, अरविंद लवली के नाम की भी हो रही है, चर्चा तो उनकी भी है, हालांकि वो पार्टी से नहीं है, तो चर्चा होने को तो उनकी भी हो रही है। सुमेरा जी, इस नाम को मैं एकदम खारिज करता हूं, किसी कीमत पर अरविंदर लवली मुख्यमंत्री नहीं बने। ठीक है, अरविंदर लवली के नाम को आप खारिज कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक तिवारी जी, अभी एक और नाम का हमने जिक्र किया और वो नाम है विजेंद्र गुप्ता का। बड़े सीनियर लीडर हैं और उनकी एक तस्वीर हर किसी के जहन में होगी कि मार्शल्स जो हैं वो उन्हें उठाए हुए हैं, विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यह तस्वीर हर किसी के जहन में होगी। विजेंद्र गुप्ता अगर सीएम बनते हैं तो विधानसभा में क्या स्थितियां आप देखते हैं? आप लोगों की क्या तैयारी होगी? बतौर विपक्ष आम आदमी पार्टी किस तरह की भूमिका में खुद को पा रही है? किस भूमिका में आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तैयारी में? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी तक सरकार में थी। सरकार में रह करके हम लोगों ने दिल्ली की जनता का सेवा करने का कार्य किया। दिल्ली की जनता ने हमें आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने हमें निर्णय दिया है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम लोग विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और जो भी दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, चाहे वो युवाओं के लिए वादा किया हो, चाहे महिलाओं के लिए 2500 रुपये का वादा किया हो, चाहे यमुना की सफाई का वादा किया हो, चाहे पानी पहुंचाने का वादा किया हो, एक एक वादा पूरा करवाने के लिए आम आदमी पार्टी सड़क पे भी संघर्ष करेगी, विधानसभा में भी संघर्ष करेगी और दिल्ली की जनता की सेवा करती रहेगी। क्योंकि राजनीति हम लोगों के लिए खास करके कभी भी सत्ता का विषय नहीं रहा है, सेवा का विषय रहा है, तो दिल्ली की जनता सेवा करते रहेंगे। अभिषेक जी, मैंने सवाल इसलिए आपसे पूछा था, ये आपसे सवाल इसलिए पूछा था जनता मालिक होती है, जनता ने हमें निर्णय दिया है कि आप विपक्ष में रहिए, हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अभी तक बीजेपी के नंबर्स विधानसभा में बड़े कम थे, पहले 3 फिर 8, और अक्सर हम देखते थे जब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो किसी मुद्दे पर आवाज बुलंद करते थे तो मार्शल के जरिए उन्हें उठवाकर सदन से बाहर कर दिया जाता था। अब वो 8 से 48 हो चुके हैं, तो कुछ आप लोग अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन जहां तक विधानसभा की बात है कि आम आदमी पार्टी वाले हमेशा दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। सदन में रोड़ा डालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले करते थे, तो उस तरीके से वो विधानसभा स्पीकर का अपना विशेषाधिकार होता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में, हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक एक वादा पूरा करवाने का कार्य आम आदमी पार्टी करेगी। हम लोग संघर्ष भी करेंगे, हम लोग विधानसभा में भी मुद्दे उठाएंगे, हम लोग जनता की आवाज बनने का कार्य करेंगे। जी, तो आम आदमी पार्टी वाले लोग, हमारे लिए सेवा करना ही हमारा धर्म है। नहीं, लेकिन पिछले काफी समय से चर्चा हो गई थी शुरू कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। ये तो आरोप भी लगा कि बहुत सारी सीटों पर अगर काम किया होता तो ये बड़े चेहरे उस तरह से नहीं हारते जैसे अभी हारे हैं। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर था? आप कह रहे हैं कि हम काम करते रहेंगे, हम तो काम करते हैं, हम सड़कों पर दिखाई देंगे, संघर्ष करेंगे। नहीं, लेकिन क्या संघर्ष एक्चुअली कर रहे थे दिल्ली में? आप बात समझिए, नहीं, मेरी बात समझिए। आज भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से प्यार करती है। आज हमारा वोट परसेंट शेयर देखिए, 43.6% है, भारतीय जनता पार्टी 45.8 है। मतलब मोटा मोटा 2% का ही डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता के अंदर रोष था।
दिल्ली की जनता आज भी अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है, आज भी आम आदमी पार्टी को अपने फर माथे पे बैठाती है। हालांकि हमारे सीट कम आए, हमारे विधानसभा के जो सदस्य चुने वो कम चुने गए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का आदेश दिल्ली की कौशल जनता ने कांत जी दिया का भी है। प्रतिक्रिया हमें ले लेते हैं। विपक्ष में रहने का आदेश दिया है। कौशल जी, आप सुन रहे हैं अभिषेक का ये कहना कि बहुत अंतर नहीं है वोट परसेंटेज पे, तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने। भले ही जाहिर सी बात है सत्ता में जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही आगे बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनाएगा, लेकिन वोट परसेंटेज में तो बहुत अंतर नहीं है, तो ऐसे आउटराइट रिजेक्ट भी नहीं किया है आम आदमी पार्टी को। क्या कहेंगे इस पर आप कौशल कांत जी? सुमेरा जी, अरविंद जी जब कोर्ट से निकले थे तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ये सब झूठे हैं, मुझे फंसाया गया है, अब मैं दिल्ली की जनता के दरबार में आया हूं और दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि मैं भविष्य में सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा। और उन्होंने सीएम बनने की आस में संवैधानिक संस्था पर बैठी हुई आतिशी जी के लिए कहा था वो टेम्परेरी सीएम है। तो अब तो दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया ना, तो वो सपना नहीं देख सकते। और अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी की आत्मा, जिस पार्टी की आत्मा को ही दिल्ली की जनता ने हरा दिया हो, उस पार्टी के बारे में क्या ही कहा जाए। और बिल्कुल सही है, मेरे दोस्त ने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि हाँ ये लोग सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल आतिशी सुमेरा जी, आपको याद होगा ना, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये एक एक्टिविस्ट पार्टी रही है और वो केवल सड़क पे नजर आती थी। आपको वो भी सीन याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी खुद चीफ मिनिस्टर थे और खुद धरना देने पे बैठ गए थे। जी। तो अब शायद ये दोबारा उस मोड पर जाएंगे और आपको सड़क पे जगह जगह इस तरह की शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको नौटंकी ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इतने सालों तक तो नहीं किया था। आप हमला बोल रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कौशल जी इस बात का एहसास जरूर होगा कि एक मजबूत विपक्ष से आपका सामना होगा। मतलब आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो बहुत कमजोर विपक्ष था दिल्ली के अंदर, लेकिन आपका सामना एक मजबूत विपक्ष से होगा। नीरज मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल जी एक मिनट, नीरज मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। नीरज मिश्रा जी, अब आम आदमी पार्टी अगर इस बात पर संतोष जता रही है, खुश हो रही है कि भाई फासला 2% का ही है, वो तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस 2% बढ़कर 4 से 6% होकर वोटिंग परसेंटेज में क्यों खुशी मना रही है, इसका आंसर किसी को मिल नहीं रहा है। मतलब आप लोग सिर्फ इसलिए खुश हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया। समीर भाई, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता आज खुश नहीं है। आज हम लोग तो ड्राइंग बोर्ड पर जाकर ये सोच रहे हैं कि जब दिल्ली की जनता शीला दीक्षित जी के कांग्रेस के उस गवर्नेंस मॉडल को बार बार याद करती है, लेकिन पिछले 11 साल में जितनी बार भी वोट देने की बारी आती है, वो हमें वोट करने के लिए पता नहीं क्यों अप्रोप्रिएट नहीं समझती। हम तो इस बात पर मंथन कर रहे हैं, और ये जो नैरेटिव अननेसेसरी बनाया जा रहा है कि आम आदमी की हार से कांग्रेस आज खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि इस सरकार के विरुद्ध जो हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक जो भी प्रदर्शन किए, चाहे वो बिजली का DERC का घोटाला था जिस पर भाजपा चुप थी, दिल्ली के अंदर लिकर का स्कैम था जिस पर भाजपा चुप थी, दिल्ली के अंदर यमुना को गंदा करने का जो स्कैम था जिस पर भाजपा चुप थी, इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे और यही लोग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता के मन में क्या था कि उन्हें लगा कि नहीं, कांग्रेस ने जो सारी सत्ता के विरुद्ध जो लहर बनाई उसका रिवॉर्ड कांग्रेस को ना देकर आज वो सत्ता विरोध में भाजपा को मिल गया। तो हमारे लिए तो चिंताजनक स्थिति है, और हम तो इस पर आत्ममंथन कर रहे हैं कि हम किस तरीके से दिल्ली की जनता का जो हो सकता है दिल्ली की जनता कंफ्यूज हो गई हो कि अभी थोड़े दिनों पहले तो ये साथ में लड़ रहे थे चुनाव, अब अलग लड़ रहे हैं, पहले साथ में एक मंच पर खड़े हुए थे, अब अलग अलग हैं। तो हो सकता है दिल्ली की जनता कंफ्यूज हो गई हो कि ये एक हैं कि अलग हैं, किसको वोट करे, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुन लिया। मैं वापस इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले ये ले लेते हैं, फिर वापस आपको मौका दूंगी मैं प्रतिक्रिया देने का। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि अमित शाह और JP नड्डा की मुलाकात संभव है आज। दिल्ली में सरकार गठन पर चर्चा होगी दोनों के बीच, ऐसी जानकारी मिल रही है, और सुबह 11 बजे ये होगी बैठक। अमित शाह और JP नड्डा के बीच ये बैठक संभव है, जानकारी मिल रही है। शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष की विधायकों से भी मुलाकात होगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आनंद, कल प्रधानमंत्री की एक अहम बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा के साथ, और अब आज एक बार फिर एक बैठक होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो क्या चेहरे को लेकर
फाइनलाइज किया जाएगा इस बैठक में और इस पर और चर्चा आगे बढ़ेगी? जी देखिए, जब कहीं पे नई सरकार बनती है तो उसमें कई प्रक्रियाएं होती है, कई चीजों को देखना पड़ता है। तो यही वजह है कि बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की आज 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक बैठक हो सकती है। और इस बैठक में कल प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई थी कल शाम बीजेपी हेडक्वार्टर में, उसमें जो निर्देश मिले थे प्रधानमंत्री की तरफ से, उसको कैसे आगे ले जाना और कैसे आगे सरकार गठन की प्रक्रिया को बढ़ाना, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। इसमें इस बात को भी लेकर चर्चा हो सकती है कि शपथ ग्रहण में किसको किसको बुलाना है, शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी, शपथ ग्रहण का जगह क्या होगा और साथ ही साथ प्रोबेबल चेहरे क्या हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। लेकिन मंत्रियों के साथ साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम नामों पर चर्चा गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में हो सकती है। क्योंकि इस चर्चा के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री को भेजना है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जैसे विदेश दौरे पर लौटे हैं तो उसके बाद उनके सामने इन तमाम नामों की सूची रखी जाएगी, जगह रखा जाएगा। तो इन तमाम बातों को लेकर और क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, एक माइन्यूटेड जो बड़ी से बड़ी छोटी छोटी डिटेल है, उसको लेकर इन दोनों के बीच में चर्चा होगी। काफी हद तक बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद आगे की जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां है, सरकार गठन की जो प्रक्रिया है, वो तय हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आनंद, बहुत से और मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के अलावा भी मंत्री कौन होंगे, शपथ ग्रहण में किस किस को न्योता दिया जाएगा, किस तरह से शपथ ग्रहण को बड़ा और भव्य बनाया जाएगा, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। और इसी को लेकर 11 बजे भी आज एक अहम बैठक होगी। और देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। चर्चा पर वापस लौटते हैं और जिक्र हो रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी की खुशी का सबब क्या है। नीरज मिश्रा जी, आपने कहा कोई खुश नहीं है। मेरे पास एक ट्वीट है, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, उन्होंने बाकायदा मुस्कुराते हुए चेहरे वाली एक तस्वीर पोस्ट की है। आपने भी जरूर देखी होगी वो तस्वीर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नहीं देखी। उन्होंने लिखा है, आपको पता है मेरी इस मुस्कान का राज। मतलब 0 सीटें हासिल करके 0 नतीजे के साथ अगर कोई मुस्कुरा सकता है, खुश हो सकता है कि देखिए जी आम आदमी पार्टी को हमने हरा दिया, तो फिर तो क्या ही कहा जाए। देखिए ना समीर भाई, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं तो पार्टी की बात आपको कह सकता हूं। आलोक भाई क्योंकि पंजाब के प्रभारी भी हैं, उनको ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो झूठ का शिगुफा था वो दिल्ली में फूट गया है, तो अगला नंबर तो पंजाब में ही होगा। और वहां पर क्योंकि पंजाब में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सबसे अग्रणी है, तो पंजाब प्रभारी के नाते हो सकता है वो खुश हो। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस नेताओं के तौर पर हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उस पार्टी को वोट क्यों नहीं किया जिसने सत्ता के विरोध में लहर बनाई। और दूसरी बात, सुमेरा जी का सवाल बहुत वैलिड था कि वो शायद कंफ्यूजन में कि हम लोग कभी साथ दिखे। मुझे लगता है उस कंफ्यूजन में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्टोरल फैक्टर्स भी थे जो इस दिल्ली के चुनाव को बाइपोलर बनाना चाहते थे। उसमें प्रशासन का तंत्र था, मीडिया का तंत्र था, और वो जो 15-20% जो फ्लोटिंग वोटर है, जो ये सोचकर वोट करता है कि हवा किसकी चल रही है, तो वो हवा बनाने के चक्कर में वो जो बाइपोलरिटी का कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें लगता है हमें नुकसान हुआ। नीरज जी, आप ये कह सकते हैं कि उसमें ये सारे फैक्टर्स थे, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या उसमें ये फैक्टर्स नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं उतरे मैदान में, बीमार हो गए, रैली कैंसिल हो गई, ये कहा गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर बताएंगे कि कौन से आरोप लगाने वाले हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। तो आप लोग भी बहुत आखिर में आपने जरूर पूरा दमखम लगाया, लेकिन शुरुआत से आप उस तरह से नहीं दिखाई दिए। तो क्या ये फैक्टर्स नहीं है? मुझे यकीन है कि आप जब मंथन करेंगे तो आप इस पर भी मंथन करेंगे, मीडिया के अलावा और सरकारी तंत्र के अलावा। सुमेरा जी, हम मीडिया को दोष नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये वो हम अपनी कमियां आपको बता रहे हैं। हम मीडिया मैनेजमेंट अगर नहीं ठीक से कर पाए तो वो हमारी कमी है, हम मीडिया को नहीं कह रहे हैं। और जहां तक रही बात हमारे नेताओं की, इस पूरे कैंपेन में सबसे पहले जो कूदे वो तो हमारे राहुल गांधी जी थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार दिल्ली में हर वर्ग के साथ वो मिलते थे, उसकी समस्या सुनते थे और वो लोगों के सामने लेकर आते थे कि उसका सोल्यूशन कैसे होगा। उसके बाद अब सेहत पर तो किसी का जोर नहीं। अगर राहुल जी की तबीयत खराब हो गई, खुशी वाला जो मुद्दा है उस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है, भले ही नीरज जी इस वक्त ना स्वीकार कर रहे हो, लेकिन आलोक जी का ट्वीट है और तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या ऐसा लगता है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारी है तो हमारे लिए उम्मीद जगी है कि हम विपक्ष हो सकते हैं, यहाँ पर संघर्ष करें, तो यानी उनको एक उम्मीद दिखाई देती है कि दिल्ली में अपनी वापसी की हार में आम आदमी पार्टी की। सुमेरा जी, देखिए हमारे छोटे भाई नीरज जी बड़े अच्छे प्रवक्ता, इनको शुभकामनाएं। समीर ने इनको आईना दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, शक्ल किसी और की दिख रही है, तो ठीक है, अच्छा है, अच्छे प्रवक्ता हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा रणनीति अपनी ठीक रखनी पड़ेगी। ये
कि कोई प्रवक्ता कुछ बोले, कोई प्रवक्ता कुछ बोले, जो इंचार्ज है वो कुछ और बोले, कोई थोड़ा प्रसन्न दिखे, कोई कहे कि नहीं प्रसन्नता पंजाब के लिए हो सकता है, कोई ये भी कह दे कि भाई हमारी ओवरसीज ब्रांच है वहां कुछ हम लोग करने जा रहे हैं तो सैम पित्रेदाव की वजह से खुश है। तो ऐसे कुतर्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन दो बातें, एक तो ये कि कांग्रेस को अब इस मुद्रा से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे अवध में कहा जाता है कि दम बना रहे घर चुवत रहे, तो भैया थोड़ा अब आगे जाइए। 0-0-0 6 शून्य हो चुके हैं। अब 6 शून्य बहुत खतरनाक होते हैं किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए। यहां पहुंच गए, उसके आगे की बात जो आप कहना चाहते हैं, जो आप रणनीति के तौर पर, उसको खुल के कहिए ना। आप कहिए कि हम खुश हैं, कांग्रेस पार्टी की जगह लेकर आम आदमी पार्टी जा रही थी, अगर सत्ता में आती तो हम खत्म हो जाते। हमारा मत प्रतिशत बढ़ रहा है, हम आगे लड़ेंगे, हमारे नेता लड़े, हम हार गए, ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं। और ठीक है, राहुल गांधी और प्रियंका जी या किसी दूसरे पर टिप्पणी करना किसी प्रवक्ता के लिए संभव नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। आप राजनीति में है, पार्टी में है, लेकिन जरा सोचिए, जब स्वास्थ्य खराब होता है उसके बीच में पटना और उसके बीच में कहीं और, तो क्या ये लोगों को समझ में नहीं आता? क्या ये नहीं ध्यान में है कि अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और प्रेस वार्ता किसके फोन करने पर रुक गई? ये सब चीजें जनता को दिखती है। कई कारण हैं। और त्रिपाठी जी, कल सुप्रिया श्रीनेश से जब हम बात कर रहे थे रिजल्ट्स आने के बाद, तो उन्होंने इस बात को माना कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस का संगठन काफी ज्यादा कमजोर है। अभिषेक जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अब जैसे नई दिल्ली सीट का जिक्र किया जाए, जहां पर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। आपका सबसे बड़ा चेहरा जो है वो चुनाव हार गया। संदीप दीक्षित को 4000 से ज्यादा वोट मिलते हैं और वो 4000 से ज्यादा वोटों के कम अंतर से ही हारते हैं। तो आपको लगता है क्या कि न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि 13-14 सीटों पर बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को लगाया है, वोट काटे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी दिल्ली में, और अभी भी जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया कि 2015, 2013, 2020 वो निरंतर अपनी परफॉर्मेंस में वो कायम है। जो उनका जीरो पहले भी था, अभी भी जीरो है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी की तरीके से चुनाव लड़ रही थी, वो पूरी तरीके से विफल हुआ। अपने अस्तित्व की लड़ाई आज भी उन लड़ने के लिए कायम है। आपके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया उन्होंने। आम आदमी पार्टी, आप समझिए, अरविंद केजरीवाल, आपके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया ना अरविंद केजरीवाल। नहीं, आप मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों ने चुनाव लड़ा। दिल्ली का चुनाव दो राजनीतिक पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं था। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, पूरा का पूरा तंत्र था। तंत्र बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव था। हम जरूर विनम्रता भाव से, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, हम लोग ने चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं आ रहे। आज भी हमारे अंदर जुनून है। दिल्ली की जनता की सेवा पहले भी करते थे, अभी भी करते रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। बात है, ये अच्छी बात है और इस जुनून को जिंदा भी रखना चाहिए। जुनून की ज्यादा जरूरत पड़ती है तब जब आप विपक्ष में रहते हैं। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमोद, जरा बताइए, सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी कब तक तय कर लेगी मुख्यमंत्री का नाम? आज क्या क्या होने वाला है? कौन सी मीटिंग्स अहम है, जरा बताएं। देखिए समीर, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसी के उत्तर ढूंढने के लिए बीजेपी ने आज शाम 5 बजे अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और बीजेपी अध्यक्ष, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बैठक बुलाई है। बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो उसमें रहेंगे और साथ ही दिल्ली के प्रभारी विजय पांडा उसमें रहेंगे। विधायकों के मन को टटोलने की कोशिश की जाएगी कि उनके मन में क्या चल रहा है, संभव है उनसे कुछ फीडबैक भी लिया जाए। ये जो बैठक होगी शाम में, ये जिलावार बुलाया गया है, अलग अलग जिलों के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से इसको शाम 5 बजे से ये बैठक होगी और माना जा रहा है कि 2-3 घंटे अलग अलग जिलों के विधायकों के साथ बैठक ये चलेगी। उसमें एक तरह से कंसल्टेशन की प्रक्रिया होगी। चूँकि दिल्ली में बहुत सालों बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, उसके लिए भी पूरी तैयारी की जाएगी और कुछ संदेश भी दिए जा सकते हैं उस बैठक में। दूसरी जहां तक बात है इस कवायद की, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। दोपहर में किसी भी वक्त 11 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं और बैठक कर सकते हैं। लेकिन सरकार गठन की प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, ये तभी होगा जब प्रधानमंत्री विदेश दौरा से लौट कर आएंगे और चूंकि ये बहुत प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। परवेश वर्मा और उनके साथ कुछ और संभावित चेहरे
क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हमने आपको दिखाया, बताया, लेकिन बीजेपी कई बार अपने फैसलों से चौंकाती भी है। तो कोई चौंकाने वाला नाम होगा या इन्हीं नामों में से कोई होगा, ये एक अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइए।